नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आप सबका एचपीजीएस जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, हमने जो ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है उस सीरीज की आज क्लास नंबर 6 है। और इससे पहले की जो क्लासें हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो आप पीछे इनको देख सकते हैं और अपने नोट्स मेंटेन करिएगा। देखो, आप लोग जब क्रमबद्ध देखेंगे सभी क्लासों को तो ये अच्छे से समझ में आ पाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना। तो समझ में तभी अच्छा आता है। एक और इन क्लासों को आप लोग शेयर भी करते रहें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको ऐसी वीडियोज मिलते ही रहेंगे इस पे, ठीक है ना। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। और देखो मित्रों, आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है क्षुद्र ग्रह, उल्कास्म, उल्काएं और उल्कापिंड, उसके अलावा धूमकेतु और पुच्छल तारे। तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिकों को आज कवर करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है मित्रों। तो देखो, ऐसे समझो, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य में जब विस्फोट हुआ था तो मैंने बताया था आपको कि विस्फोट के बाद बहुत सारे इसके टुकड़े हो गए, जिनमें जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो इसके चारों ओर घूमने लगे, जिनको हमने क्या कह दिया था, हमने इनको ग्रह कह दिया था, ठीक है मित्रों। ये ग्रह है इस क्रम में। अच्छा, इन ग्रहों के अलावा इससे जो और भी छोटे टुकड़े हुए उनको क्या कह दिया जाता है, तो उन छोटे टुकड़ों को, जैसे सबसे बड़े टुकड़े ग्रह, ग्रह से जो छोटे थे उनको कह दिया गया उपग्रह। अब उपग्रहों से भी जो छोटे टुकड़े थे उनको क्या कहा गया, तो उनको कहा गया भैया क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, बात क्लियर हो गई। और इनके बाद और भी छोटे टुकड़े रहे पाषाणों के, तो उनको क्या कहा गया, तो उनको उनको कहा गया उल्कास्म और उल्कापिंड, इस नाम से जाना गया, ठीक है नहीं। तो ये सब पाषाणों के ही टुकड़े थे। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो देखो, और सभी सूर्य का ही चक्रण करते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट मैंने लिया इसमें से क्षुद्र ग्रह लिया। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो मैंने कहा ये पाषाणों के टुकड़े हैं, पाषाणों के बड़े टुकड़े जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्रण करते रहते हैं। इनको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जो अधिक संख्या है वो किनके मध्य में है, तो मैंने बताया था मंगल और बृहस्पति जो क्षुद्र ग्रह हैं भैया, जो क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, ये पाषाणों के ही टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रहे हैं। और इनकी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में इनकी बेल्ट है, ठीक है ना। वो मैंने आपको चित्र पे ऐसे बना के दिखाई होगी बेल्ट, तो वो पूरी बेल्ट है जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखो, इन क्षुद्र ग्रहों से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एग्जाम में, पर कभी कभी पूछ लेता है कि बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है ऐसा जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो मित्रों, जो बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं तो वो है आपका, अच्छा, नग्न आंखों से मतलब ये है कि पृथ्वी से बिना दूरबीन को उसको देखा जा सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं वही देख पाएंगे। आप लोग ना देखें, आप तो ऐसे जान ही नहीं पाएंगे कौन सा है, ठीक है ना। तो नग्न आंखों से इसे देखा जा सकता है। और वो कौन सा है, तो वो है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है मित्रों, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा क्षुद्र ग्रह क्या है और कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब जो हम बात करने वाले हैं अगली, वो करने वाले हैं उल्कास्म, उल्काएं और उल्कापिंडों की, ठीक है मित्रों। तो इनको भी देख लीजिएगा, उल्कास्म और उल्काएं क्या है, देखें। देखिए मित्रों, तो देखेंगे भाई उल्कास्म और उल्काएं क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के विषय में बता दिया। और अगर यहाँ पे सूर्य है तो मित्रों सूर्य के ऐसे क्रम से ग्रह हैं, और चार इधर हैं, बीच में ये बेल्ट थी क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो मैं अभी बता रहा था। इस बेल्ट के बाद में फिर जो है अगले और भी चार ग्रह हैं, इनको भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, चार फिर से ग्रह हैं। तो देखो,
ये वाले आंतरिक हैं, ये वाले बाह्य हैं। और इनके बाद जो सबसे अंत में ये वाला इस ग्रह का नाम क्या है मित्रों, तो ये वरुण है, ठीक है ना, वरुण है ये, या इसको नेपच्यून भी बोलते हैं। इसके बाद में अंतरिक्ष में क्या है, तो इसके बाद में अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टुकड़े पाए जाते हैं। और ये स्थिति मतलब हम कहेंगे ग्रहों के बाद जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहा जाता है, तो मित्रों इस स्थान को कहा जाता है कूपर बेल्ट या काइपर बेल्ट। इसको कूपर बेल्ट और कई एक जगह इसका नाम क्या मिल जाएगा, तो कई एक जगह इसका नाम मिल जाएगा काइपर बेल्ट। ये कूपर बेल्ट इसको क्यों कहा गया, तो इसको एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो मूल निवासी तो डच थे, ठीक है नहीं, मतलब मूल निवासी तो नीदरलैंड से थे, वो काम अमेरिका के लिए करते थे, जिनका नाम था जेराल्ड या गेराल्ड भी कह सकते हैं, जेराल्ड कूपर, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ग्रहों के बाद में यानी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्रण करते रहते हैं, इसीलिए इस स्थान को क्या कह दिया गया दोस्तों, इसको कह दिया गया कूपर बेल्ट या कूपर या काइपर बेल्ट। इसको कई एक जगह नाम मिल जाएगा आपको काइपर बेल्ट, ठीक है। तो कूपर बेल्ट या काइपर बेल्ट इसको नाम दे दिया गया। बात क्लियर है ना। तो देखो अब ये कूपर बेल्ट में जो मैंने ये बनाए हैं ये क्या है, तो कूपर बेल्ट में उपस्थित है मित्रों उल्कास्म। इनको क्या कह दिया जाता है, तो इनका नाम है उल्कास्म। इन पिंडों को उल्कास्म कह दिया जाता है। बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, पिंड काफी छोटे छोटे हैं, तो ये क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रहे हैं, कभी ग्रहों के चारों ओर भी घूम जाते हैं। मतलब जिस ग्रह के पास ये आ जाते हैं, मान लीजिए वरुण के पास आ गए, तो ये वरुण के गुरुत्वाकर्षण से उस पर खिंच जाते हैं और उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अभी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास अगर कोई आ गया खिंच के, तो उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। बात क्लियर है ना। तो आप याद रखना, एक बनता है पॉइंट आपका कि उल्कास्म क्या है। तो आप बताएंगे कि कूपर बेल्ट में जो पत्थरों या पाषाणों के टुकड़े उपस्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मित्रों उल्कास्म। बात क्लियर हो गई। अरे कूपर बेल्ट में जो पाषाणों के टुकड़े उपस्थित हैं उनको उल्कास्म कहा जाता है। अब देखो उल्काएं क्या है, तो अगली जो चर्चा है वो हम बताते हैं आपको उल्काएं। अब क्या होता है, ऐसे समझो कि कोई भी टुकड़ा है, कोई भी उल्कास्म है, मान लीजिए पृथ्वी के आसपास से गुजरा और पृथ्वी के आसपास से गुजरने पर उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया। तो पृथ्वी की कक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगा, उसके वायुमंडल में जैसे ही घर्षण होगा तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी। और उसमें आग लगने से क्या होता है कि ये जलते हैं आग लगने से, और इनके जलने से क्या होता है, जैसे ये घर्षण वायुमंडल में घुसता है तो ये आग लगती है, तो जो गैसें होती है ना उसके घर्षण बल से वो चमकीली नजर आती हैं आपको, और छोटी छोटी पूंछ के रूप में ये चमकीली दिखती हैं, उनको ही कह दिया जाता है उल्काएं, ठीक है ना। अच्छा स्थानीय तौर पे अगर देखें तो बहुत से लोग इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कुछ लोग जीवात्मा बोलते हैं, कुछ इसको प्राणी बोल देते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग नाम हैं, ठीक है नहीं। तो सही मायने में मित्रों वो क्या है, वो उल्काएं हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा उल्काओं के अलावा एक और पॉइंट है आपका उल्का पिंड। उल्का पिंड अब ये क्या है, तो देखो मैंने अभी बताया था कि उल्कास्म, मान लीजिए पृथ्वी की कक्षा में उल्कास्म ने प्रवेश किया, जैसे ही उसने प्रवेश किया तो जलने के कारण या उसके घर्षण के कारण क्या हुआ कि जो उस पर गैसें थी वो हमको चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देने लगी, तो वो तो उल्काएं कहलाई। और उसे जलने के बाद भी जो शेष अवशेष बच जाएगा उल्कास्म का, वो कहाँ गिर जाएगा, पृथ्वी पर गिरेगा, और जहां भी पृथ्वी पर गिरेगा वहां एक गर्त बना देगा, मतलब एक गड्ढा बना देगा। बात क्लियर हो गई। और जब वो गड्ढा बना देगा, ठीक है, तो जो वो पिंड गिरा जमीन पर वो क्या कहलाएगा, फिर वो उल्कास्म का जो शेष बचा हुआ जो अवशेष है वही क्या कहलाता है आपका उल्का पिंड। तो आपको ये
तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है मित्रों। अच्छा, इनके बाद देखिएगा, उल्का पिंडों के बाद ऐसी कई घटनाएं भी हैं, जैसे लोनार झील है बुडलाना महाराष्ट्र में, वो उल्का पिंड के गिरने से ही बनी है। और कई एक जगह उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरे हैं। ठीक है, जब झीलों की बात करेंगे तो एक बार उनके विषय में फिर से जानेंगे। अच्छा भैया, इसके बाद एक और इसमें जो पॉइंट पढ़ना है हमको, वो है धूमकेतु और पुच्छल तारे। तो देखो मित्रों, ये धूमकेतु और पुच्छल तारे क्या है। ठीक है, देखिए मित्रों, धूमकेतु का मतलब है कि ये गैस, धूल और बर्फ के पिंड हैं। ये क्या है, तो गैस, धूल और जो बर्फ के पिंड हैं उन्हीं को क्या कह दिया जाता है, धूमकेतु कह दिया जाता है। ठीक है मित्रों, यहां भी इनको समझिए, जैसे सूर्य है और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे ये उपस्थित है आपका धूमकेतु, ये धूमकेतु उपस्थित है। होता क्या है धूमकेतु, मैंने अभी बताया, इसको हम कहेंगे गैस, धूल और बर्फ। ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं ये, तो यहाँ जो गैसें हैं वो बर्फीली हो जाती हैं। ठीक है, नहीं मतलब गैस, धूल और बर्फ के गोलों को क्या कह दिया जाता है, धूमकेतु कह दिया जाता है। तो ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बात क्लियर हो गई मित्रों। अब देखो, ये धूल गैस के हैं, ठीक है ना। तो धूल और गैस के जब कण हैं तो जाहिर सी बात है, कभी कभी क्या होता है कि ये दो ग्रहों के बीच में जैसे ही आ जाते हैं, या दो बड़े आकाशीय पिंडों के बीच में जैसे ही आ जाते हैं, कभी कभी उन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, फट भी जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, और तो नष्ट भी हो जाते हैं ये। ठीक है, और जो नष्ट नहीं होते वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब देखो, घूमते घूमते क्या होता है कि जैसे ये घूमते हैं, कभी कभी घूमते घूमते सूर्य के ज्यादा करीब ये आ जाते हैं, और जैसे ये सूर्य के ज्यादा करीब आते हैं, ठीक है नहीं, वैसे ही इनकी जो गैसें हैं, जो ठंडी गैसें थी वो कैसी हो जाती है मित्रों, गर्म हो जाती हैं। और जो गर्म गैसें हैं फिर, ठीक है नहीं, वो एक लंबी चमकदार पूंछ में नजर आती हैं। और ये जो इनकी पूंछ है ना, वो कई किलोमीटर लंबी हो सकती है। ठीक है, और फिर ये जो ऐसे स्थिति बन जाती है, जैसे ये धूमकेतु था तो ये जैसे इसके पास में आया सूर्य के, तो इसकी लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है। ठीक है नहीं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि और ये इस पूंछ को हम लोग कहते क्या है, तो फिर इसको हम लोग कहने लगते हैं पुच्छल तारा। इसको क्या कहने लगते हैं, पुच्छल तारा कहने लगते हैं मित्रों। और जो पुच्छल तारा है, इसकी जो पूंछ है वो सदैव सूर्य के किधर होगी, तो ये सदैव होगी भैया सूर्य के विपरीत होगी। अरे आप देखिए इसको, यहाँ सूर्य है, जब ये सूर्य के पास आ रहा होगा तो प्रेशर से, ठीक है नहीं, क्या होगा कि पीछे की ओर पूंछ जैसी बना रहा होगा, तो पूंछ सदैव इसकी किधर होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखना, धूमकेतु जब सूर्य के पास चला जाता है तो उसकी गैसें एक लंबी चमकदार पूंछ के रूप में दिखती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, पुच्छल तारा कह देते हैं मित्रों। बात क्लियर हो गई आपको। कभी कभी कहता है कि पुच्छल तारे का मुख क्या कहलाता है, तो इसके मुख को कह दिया जाता है कोमा। इसका जो मुख होता है उसको कोमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों। अब देखिए, वैसे तो इनका कोई समय निश्चित नहीं, क्योंकि धूमकेतु है तो कोई पता नहीं, गैस का पिंड है, कभी भी मैंने बताया था दो आकाशीय पिंडों के बीच में आएगा तो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर फिर भी एक धूमकेतु है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है हैली धूमकेतु। क्या नाम है मित्रों, हैली धूमकेतु। और ये हैली धूमकेतु जो है, ये इसका परिक्रमण जो काल है, ये सूर्य के जो चारों ओर घूमता है वो 76 वर्ष में। एक बड़ा धूमकेतु है हैली, जो 76 वर्ष में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। और पिछली बार ये कब दिखा था, तो अभी पिछली बार ही ये दिखा था 1986 में, और अब 76 साल बाद दिखता है। तो आप लोग देख पाएंगे अब कब दिखेगा ये, तो अब दिखेगा मित्रों 2062 ईस्वी में। इसके जो लौटने की संभावना है वो है 2062। तो उम्मीद है कि ये 2062 में पुनः
दिखाई देगा, पुनः नजर आएगा। ठीक है मित्रों, तो ये होते हैं आपके धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्कास, मूलकाएं, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग, मुझे उम्मीद है आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद मित्रों। पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, HPGS।